हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए राजस्थान जीके में आज राजस्थान के जो ज्योग्राफिकल अलग अलग पार्टीशन बना रखे हैं जिनको भौतिक प्रदेश बोलते हैं, उनके बारे में आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस को देखना है और राजस्थान के जो जीके का अपना जो रिवीजन चल रहा है उसको बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से याद करना है। जो आपके एग्जाम में यहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आप लोगों से गारंटेड कह सकता हूँ कि आज वाले वीडियो से आपके पक्का हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो विश्व में अगर इसका हिस्सा देखें ना, यानी ये विश्व में कौन से जो अपने पास मरुस्थल है उसका हिस्सा है, तो ग्रेट पोली आर्कटिक या सहारा जो मरुस्थल है उसका हिस्सा है। जो सहारा मरुस्थल है वो आपको पता ही होना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें अपने पास जो सहारा मरुस्थल है उसका ही अपने पास जो हिस्सा है। भारत में अगर इसका हिस्सा देखें ना तो थार के मरुस्थल का ये हिस्सा है। थार का मरुस्थल आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में ऑलमोस्ट जो 5-6 स्टेट है उनको कवर करता है, काफी बड़ा एरिया है। स्पेशली इसमें जैसलमेर, अपने पास जो राजस्थान के कुछ जो बहुत बड़े बड़े जो जिले आते हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अगर बात करें तो बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही बड़ा एरिया है जो थार के मरुस्थल का हिस्सा है राजस्थान में भी। अब बात करते हैं थार के मरुस्थल और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो थार का मरुस्थल है ना, वो भारत में थार का मरुस्थल है जो 4 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, जिसमें राजस्थान लगभग 60% और पाकिस्तान में इसको चेलिस्तान बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अवशेष की बात कर लेते हैं तो ये टेथी सागर के प्रमाण है, क्योंकि यहाँ जो प्रमाण है वो इस प्रकार से मिलते हैं कि यहाँ खारे पानी की झील होने की वजह से टेथी सागर के प्रमाण है। कोयले का बहुत ज्यादा पाया जाना वो एक दूसरा रीजन है। तीसरा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना, आपको पता ही होगा पेट्रोलियम के बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं, जैसे बालोतरा बाड़मेर में आपको पता है रिफाइनरी भी स्टार्ट की गई है। फोर्थ, यहाँ समुद्री जो वनस्पति का मिलना, आकलवुड फॉसिल पार्क, ये अभी भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट हो रखा है आकलवुड फॉसिल पार्क वाला, क्योंकि यहाँ डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। तो ये करंट में भी थोड़ा सा आप इसको जोड़ लेना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए ना तो इसका जो विस्तार है वो 12 जिलों में, 12 कौन कौन से जिले हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, पाली और जालोर में ये इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। आगे बात करें इसका क्षेत्रफल, देखिए 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में इसका जो हिस्सा है वो 61.11% है, और जो अगर किलोमीटर में देखें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये ढाल आपको कैसे पता चलती है, ये देखिए इस तरीके से पता चलती है। आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ढाल दिखा रहा है वो कह रहा है कि उत्तर पूर्व से, तो ये तो हो गई उत्तर साइड यानी नॉर्थ, ये हो गई अपने पास पूर्व। अब इसकी जो ढाल बता रहा है ना वो बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी इस वाले साइड की ओर इसकी ढाल है। कैसे पता चले, आपको पता करने का सीधा तरीका, जिस साइड में नदी की ढाल होती है ना वहीं से पता चल जाता है। यानी पानी किधर बह के जाता है, जिधर ढलान होता है, तो आपको पता है इधर हिमालय से आने वाली नदी अब सरस्वती है या तो जो दरस्वती है, घग्गर नदी है, उसकी ढाल देखिए इधर की तरफ है। अगर अपन बात करें तो अजमेर से जो निकल रही है लूणी नदी वो भी इधर की तरफ जा रही है। और भी अगर अपन देखें ना तो चाहे जोजड़ी हो या फिर कोई भी जो नदियां हैं, मान लीजिए अपन बात करें जवाई नदी है या फिर लूणी नदी, जो ये सॉरी बांडी नदी है, या जो भी और नदियां हैं जो लूणी की चाहे सहायक है, उन सब की आप एक बार ढाल देखिए इधर की तरफ ये सबकी। ठीक है, तो यहां से भी पता चल जाता है कि ढाल किधर है। तो याद रखने का तरीका है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ढाल है। जनसंख्या की तो जनसंख्या इसमें 40% निवास करती है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 61.11% है। विश्व में इसकी जैव विविधता सबसे अधिक जैव विविधता वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट याद करना है किस तरीके से जैव विविधता वाला है। देखिए बाकी जितने बाकी जितने मरुस्थल है ना, उन मरुस्थलों में एक चीज कॉमन है कि वहां पे लगभग एक ही तरीके की मिट्टी और एक ही तरीके का लगभग पूरा जो वातावरण या जो जलवायु है ना वो सेम रहती है। लेकिन ये वाला जो अपने पास मरुस्थल है ना, इसमें विभिन्न प्रकार की तो जैव विविधता पाई जा रही है। जैसे जैसलमेर में अलग तरीके की है, बीकानेर में अलग तरीके का मरुस्थल, उसकी मिट्टी और वहाँ का जो रहन सहन, वहाँ का जो पशु पक्षियों का जो पैटर्न है वो अलग है। फिर आगे अगर और आगे अपन चले तो हनुमानगढ़ में और अलग तरीके का मिलेगा। फिर स्टेट चेंज करने पर हरियाणा में डिफरेंट मिलेगा। अगर पाकिस्तान में देखें तो वहाँ अलग मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला यानी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी वाला यहाँ पे अपने पास क्या है, ये मरुस्थल है।
आगे देखें तो इसका जो नाम है ना, वो नाम इसका रुक्स प्रदेश भी है, और ये जो रुक्स प्रदेश जो नामकरण वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने दिया था। और आगे बात करें, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, क्योंकि बाकी आप देखें ना, एक इसके पीछे थोड़ा सा रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जनघनत्व ज्यादा क्यों है। अगर अपन इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में जो राजस्थान का पोर्शन आ रहा है ना, उस राजस्थान के पोर्शन में यहाँ तो अरावली है, अरावली के इधर की साइड में ये अपने पास कौन है, थार का मरुस्थल है, उसमें पाकिस्तान भी आ रहा है, इधर हरियाणा पंजाब, और अभी अपन ने बात की तो हरियाणा पंजाब, और इधर थोड़ा ऐसा गुजरात का भी आ रहा है। यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता, और साथ में ही यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरे में यहाँ पे क्या मरुस्थल ही मरुस्थल है, मरुस्थल के साथ साथ यहाँ नदियां भी है। नदियां होने के कारण वहां पे आराम से कृषि हो सकती है, या फिर जो अपने पास औद्योगिक केंद्र है वो स्थापित हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या के साथ साथ क्या है, जनघनत्व और जैव विविधता दोनों एक साथ साथ ज्यादा ही है। आगे बात करते हैं तो मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, बालू मिट्टी है, एरिडोसोल, ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, बहुत बार आ चुका है। एंटीसोल है, ये दोनों ही वर्ड याद रखने हैं, एरिडोसोल भी और एंटीसोल भी। जल ग्रहण क्षमता इसकी बहुत कम होती है, आपको पता ही होगा, अपने भी यहाँ जब बारिश वगैरह होती है ना, तो बारिश होते ही पूरा एकदम जमीन है ना, वो जो वाटर है उसका हाथों हाथ उसको सोख लेती है। आगे बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे बाढ़ आने का जो चांसेस होता है, उसका रीजन देख लीजिए। जो बाढ़ आई भी थी पहले 2006 में कवास बाड़मेर में, उसके पीछे का जो कारण है वो ध्यान से देख लीजिए। अपने यहाँ जो जमीन के नीचे का जो हिस्सा है ना, उसमें जिप्सम बहुत ज्यादा है, कोयला बहुत ज्यादा है, तो ऊपर से जब बारिश हो रही होती है ना, तो बारिश यहाँ तक तो मान लीजिए उसका पानी सोखते सोखते आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा जो पानी और ज्यादा बरसता है ना, तब वो पानी नीचे सोखने की जगह नहीं होती है, तो ऊपर बाढ़ का रूप ले लेता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा बाढ़ का कारण बन जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो मिट्टी है उसमें बहुत ज्यादा अपने पास मिनरल्स हैं और तत्व हैं, तो इस वजह से पानी ज्यादा जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का जो आधार वर्ष था वो 2006 था, क्योंकि उसी टाइम यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी। वर्षांत का जो लेवल था वो भी उसी टाइम बढ़ा था। उत्पादन क्षमता की बात कर लेते हैं। उत्पादन क्षमता यहाँ बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है मिनरल्स की जो तत्वों का है ना वो कम अभाव है, और ह्यूमस का भी यहाँ पे बहुत अभाव है। वर्षा की बात कर ले तो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। वर्षा का जो औसत है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्वी प्रदेश में जैसे भरतपुर अलवर है उधर की तरफ वर्षात अपने ज्यादा होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग भी है यहाँ पे, और वनस्पति विहीन भाग भी है। यहाँ देख लीजिए आराम से, 20% वर्षा वाला भाग है, वनस्पति विहीन भाग भी है। सम गांव ऐसा है जो तो वनस्पति विहीन ही है एकदम, और सम को तो आपको पता ही होगा, राजस्थान का एक टूरिज्म प्लेस बन चुका है, जो वहाँ पे लोग सम के दौरों में घूमने के लिए जाते हैं, और इसको था जो राजस्थान का है वो थंडरबोल्ट भी बोलते हैं। चलिए आगे करें कि अर्थव्यवस्था ने पशुपालन और कृषि योग्य कार्य करने के लिए चक्रीय कृषि की जाती है। ये बड़ी याद करना है कि राजस्थान में चक्रीय कृषि, चक्रीय का मतलब होता है कि बार बार जैसे साइक्लिंग की जाती है। साइक्लिंग का मतलब होता है एक बार गेहूं बो दिया तो उस जगह पर दोबारा गेहूं नहीं बोएंगे, उसके बाद उस वहां पे मान लो कि इस बार जो बड़ी वाली जो सरसों होती है, जिसको मतलब सरसों या लावा सरसों बोलते हैं, वो बो दी। अब सरसों बोने के बाद अगली बार उस सेम सीजन में वहां पे चने बोएंगे। चने बोने के बाद तो ये सर्कल चलता रहता है कि नेक्स्ट नया कोई नया धान बोएंगे, और लगभग 4 ईयर के बाद ही वहां पे दोबारा पहली बार बोया था वो वापस धान बोया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये साइक्लिक अपने पास कृषि की जाती है, जिसको चक्रीय कृषि कहते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं इसका रीजन। आपको पता है कि भूमि की जो उत्पादन क्षमता वो बढ़ी रहे। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु की जाने वाली फसलों में मूंग, मोट, उड़द ये इंपॉर्टेंट है, और जड़ों में जो जीवाणु होता है वो राइजोबियम पाया जाता है। यहाँ अपने पास जो वनस्पति है वो कांटेदार है, आपको पता है झाड़ियों वगैरह खूब होते हैं। मरूद बीज होते हैं। मरूद बीज का मतलब होता है ऐसे पेड़ या पौधे जो किस में उग सकते हैं, मरु मतलब बोलते हैं, तो थार में या फिर रेगिस्तान में जो हो सकते हैं। आगे देखिए, जो यहाँ वनस्पति का जो रूप है ना वो जीरोफाइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जीरोफाइट्स। मैच द फॉलोइंग में वीडियो में पूछा गया था पहले। अपर्दन की बात कर लेते हैं तो पवन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ जो अपर्दन होता है ना मिट्टी का वो सबसे ज्यादा तो हवा से होता है, क्योंकि लू बहुत चलती है, और यहाँ पे जो रेतीली मिट्टी है उनके कणों का जो समायोजन होता है वो एक दूसरे स्थान पे होता रहता है। पश्चिमी मरुस्थल का जो उप विभाजन है वो 2 भागों में किया गया है, महान मरुस्थल में और अर्ध शुष्क मरुस्थल में। इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महान मरुस्थल में बात कर लेते हैं। महान मरुस्थल में बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी जो सीमा है वो 0 सेंटीमीटर की है, पूर्वी सीमा वो 25 सेंटीमीटर की है। फिर अर्धशुष्क मरुस्थल की बात कर लेते हैं, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। इस बार जो अपने पास रीट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि औसत वर्षा का क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां लगभग 52.5 सेंटीमीटर के आसपास एक ऑप्शन था, वो सही माना गया है। आगे देखिए, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना पश्चिमी राजस्थान के 2 भागों का आधार बनाती है, और 50 सेंटीमीटर जो रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहे
रहा है। मान लीजिए कि ये अपने पास यहाँ पे एक बार रफली बता रहा हूँ, राजस्थान का डायग्राम है। तो डायग्राम में ये जो अरावली है ना, ये तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की लाइन बनाती है। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि यहाँ 0 है और यहाँ 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। अब इसका भी और उप विभाजन किया गया है कि 0 से 25 सेंटीमीटर अलग और 25 से 50 सेंटीमीटर का अलग रीजन है। तो इस तरीके से ये आपको बता, यहाँ जो लिखा गया नोट्स में वो इस तरीके से लिखा गया है। आगे बात करते हैं महान मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल की बात कर लेते हैं। महान मरुस्थल कौन से जिलों में? वो जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और किसमें? जोधपुर में। किसमें? यहाँ जोधपुर लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्षा जो है वो 0 से 25 सेंटीमीटर यहाँ होती है। इस क्षेत्र में जो मरुस्थल का विस्तार वो सर्वाधिक है। रेत के टीले बहुत पाए जाते हैं। रेत के टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। स्तूप का मतलब तो होता है, आपको पता ही होगा, जैसे बौद्ध स्तूप है। स्तूप का मतलब होता है एक जगह जहाँ पे एकदम ऐसे कोई आकृति सी कुछ बनी हुई है, और बालू का मतलब रेत का बन जाए तो उसको बालू का स्तूप कह देंगे। बालू का स्तूपों की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे इस तरीके से टीले जो पाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, दरियन, धर या फिर भरे, ऐसा कुछ अलग अलग इनके नेम होते हैं। तो वो राजस्थान के जो मारवाड़ी वर्ड है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं जो मरुस्थल का मार्च। मार्च का मतलब होता है मार्च पास्ट नहीं होता है कि जैसे सेना मार्च पास्ट करती है, वैसे मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना, रेत के टीलों का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना मार्च पास्ट कहलाता है। प्रसिद्ध गांव जो नाचना गांव है ना, वो ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो नाचना गांव के ऊंट बहुत फेमस है, और ऊंची काटी के होते हैं और बढ़िया तरीके से वजन ढोने में और डांस करने में बहुत फेमस है। ऊँटों के साथ आगे बात करें तो बालू का स्तूपों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, एक वनस्पति के आधार पर और एक आकृति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर का कहने का मतलब होता है कि वनस्पति सहित, मतलब ऐसे जो पेड़ पौधों के साथ साथ ही बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कोई मान लो खेजड़ी और उसके चारों तरफ रेत का बहुत ऊंचा टीला लग गया है, वैसे वाले। बालू का विहीन का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे तो नहीं है, लेकिन दरियन पड़े हुए, दोहरे पड़े हुए हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ टाइप कुछ बना हुआ है। दूसरे तरीके के इनके आकृति के आधार पर, जैसे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इधर वाला है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए आकृति के आधार पर देख लेते हैं। वनस्पति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, वनस्पति सहित, वनस्पति विहीन। आकृति के आधार पर देखिए कितने प्रकार के हैं। पहला बरखान है, दूसरा तारा है, मतलब यहाँ एकदम स्टार सा बन जाता है। अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जो जमीन के एकदम पैरेलल चलता है। अनुप्रस्थ का मतलब है जो उसके परपेंडिकुलर चलता है। परपेंडिकुलर का मतलब है, मैं आपको एक चीज से समझाता हूँ। देखिए अनुदैर्ध्य का मतलब तो होता है, मान लीजिए ऐसे आपकी जो जमीन है ना वो ऐसी है और उसके ऊपर दोहरे भी ऐसे ही बने हुए हैं। कहने का मतलब है एकदम ज्यादा इतना ऊपर नहीं है, लेकिन इस तरीके से। और अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि आपकी जमीन तो ऐसे है लेकिन दोहरे ऐसे बने हुए हैं, बहुत ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये देखिए 90 पे खड़ा हो गया नहीं, तो इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आगे इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आएगा। पैराबोलिक के बारे में बात कर लेते हैं। पैराबोलिक हो गया, शुभ्र कापीज हो गया और लानोट हो गया। शुभ्र कापीज का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से झाड़ी, और झाड़ी के चारों तरफ बहुत दूर दूर तक अगर इस तरीके से है ना रेत का अगर कोई टीला फैला हुआ है ना, तो उसको शुभ्र कापीज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए बरखान की बात कर लेते हैं। मैंने कहा इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन है थोड़ा थोड़ा। बरखान को बालू का स्तूप है एक, और ये आकृति इसकी अर्धचंद्राकार होती है, चांद का आधा रूप होता है, लगभग छठम या सप्तम को जो चांद दिखाई देता है वैसा सा रूप दिखाई देता है, और उसमें रेत कुछ इस तरीके से, ये कहने का मतलब ये इस तरीके से फैला हुआ है, और सामने की तरफ से इसका एकदम चांद जैसी आकृति दिख रही है देखने पे। वनस्पति विहीन बालू का स्तूप होता है, यानी यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो महान मरुस्थल है, ऊंचा जोधपुर है, बालेरी चूरू है और मंडावा झुंझुनू है। ये आगे बात करते हैं अनुदैर्ध्य के बारे में। मैंने अभी कहा आपको लोगों को, रेखीय बालू का स्तूप भी इसका नाम होता है, मतलब एकदम लाइन सी बनती है। पवनानुवर्ती का भी मतलब ये होता है कि पवन के अनुकूल। शीप का मतलब भी ये होता है कि इस तरीके से शीप जैसी आकृति बन रही है। निर्माण के आधार पर बात कर लेते हैं। हवा के समानांतर बनते हैं। मैंने कहा ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जो हवा के एक जैसे ही उसी रुख के अनुसार बनेंगे। तेज हवा के कारण आगे की तरफ खिसकते रहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो भी महान मरुस्थल है। महान मरुस्थल का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब अगर जिला पूछा जाए तो जैसलमेर, बीकानेर का कुछ हिस्सा, फलोदी, जोधपुर का जो पश्चिमी हिस्सा है उनको इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखें तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, मैंने कहा था तेज हवा के जो सारे एकदम ऊंचा खड़ा टीला हो जाता है ना, और एकदम मंद ढाल हो जाती है और पहाड़ी जैसी आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य है, हवा के समकोण के कारण जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और शेखावाटी में खासकर पाए जाते हैं। ये हमारे शेखावाटी में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चूरू में स्पेशली पाए जाते हैं। जो अपने सालासर वाला एरिया है ना, जो सालासर का एरिया, उस सालासर वाले एरिया में सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वहां पे एक साइड अचानक ऊंचा टीला आएगा, फिर अचानक ढलान आएगी, इस तरीके के बहुत सारे वहां पे रीजन बने हुए हैं, और इस तरीके से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की जो आकृति होती है मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बात करते हैं, पैराबोलिक की बात कर लेते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, पेड़ों के सारे बनते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मैंने आराम से, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद ने आराम से डायग्राम बनाकर हर चीज को सीखने की कोशिश की। बालू का स्तूप इस तरीके से बना है। अब यहाँ मैंने पेड़ बनाया है, पैराबोलिक लिखा, और यहाँ लिखा है कि मिट्टी का जो चारों तरफ उसकी जो आकृति बनती है ना उसको बोलते हैं। और शीप होता है जो झाड़ी के चारों तरफ है। पैराबोलिक का मतलब पेड़ के चारों
पे पैराबोलिक ऐसे याद कर लो, पेड़ से। और जो आगे बात कर लेते हैं, अब जो इनके अन्य जो इनके नाम होते हैं ना, संपूर्ण राजस्थान में इनके जो नाम अन्य उनकी बात कर लेते हैं। तो इनको हेयर पिन भी बोलते हैं। हेयर पिन मतलब ये जो गर्ल्स वगैरह या जो लेडीज होती है ना, वो हेयर पिन डालती है ना, मतलब बालों में जो पिन डालती है, वैसी इनकी आकृति होती है। और इनको जुड़ा बालू का स्तूप भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम पेड़ के चारों तरफ जुड़ा सा बन जाता है। मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा है तो उसके चारों तरफ ऐसे उसका जुड़ा सा बन जाता है। तो आगे बात करते हैं, चलिए शुभ्र काफिज की बात कर लेते हैं। तो शुभ्र काफिज में क्या है कि छोटी वनस्पति के सारे जैसे आग झाड़ियों के चारों तरफ जो होते हैं ना, ये देखिए आग और झाड़ियां मैंने बना रखी है शुभ्र काफिज के लिए। निर्माण की बात कर लेते हैं। संपूर्ण राजस्थान में फैलते हैं और संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। इसका पीछे रीजन ये भी है क्योंकि लगभग सभी पूरे राजस्थान के हर जिले में जो झाड़ियां हैं और आक है, जिसको अपन आंकड़े बोलते हैं, वो लगभग हर जगह मिल जाते हैं। नेवछा बालू का स्तूप की बात कर लेते हैं। ये एक और का निर्माण होता है, वनस्पति के एक और ही होता है। मतलब नेवछा का मतलब इधर पेड़ खड़ा है लेकिन इसके एक ही तरफ बन पाएगा वो पूरा, ठीक है। तारा बालू का स्तूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट तो ये है कि ये नेम इंपॉर्टेंट है जहां ये बने हुए हैं। मोहनगढ़ एक इंपॉर्टेंट है जो जैसलमेर में, मोहनगढ़ तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, काफी फेमस जगह है। पोखरण जो काफी फेमस है, और सूरतगढ़, ये तीनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तारा बालू का स्तूप में 1000 बार पूछा जा चुका है सूरतगढ़ के बारे में, तो ठीक है। नेटवर्क बालू का स्तूप की बात कर लेते हैं। तो हनुमानगढ़ और सिरसा के मध्य ये नेटवर्क वाला थोड़ा अपनी है, क्योंकि ये हरियाणा की तरफ ज़्यादा फैलता है। लानोट में जो होता है ना, लानोट में क्या होता है, इस तरीके से गड्ढा बन के ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो ऊपर बनता है ना, उसको लानोट बोलते हैं, ठीक है। लानोट का मतलब होता है इस तरीके से, पहले तो आएगा इस तरीके से एक आपको ढलान, और उसके बाद ढलान पे ऊपर होने के बाद, उस पैरेलल होने के बाद ऊपर की तरफ जो बन जाता है ना, उसको लानोट बोलते हैं। तो सेवन घास देखो, ये मैंने अलग से लिख रखा है। सेवन घास, ये ऊपर की तरफ जो लाइनें लिखी मिलेगी ना आपको इस रेड लाइन के, वो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लिसिथुरस सिडिकुस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, याद कर लेना, लिसिथुरस सिडिकुस। प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन चलाया गया था, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संगठन द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, वो ये कह रहा है कि 2020 में अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संगठन को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रखा है। लाठी सिरिंज की बात कर लेते हैं कि इतने बड़े मरुस्थल में कोई ना कोई तो मीठी पानी का घड़ा भी होना चाहिए। तो लाठी सिरिंज एक ऐसा है जो जैसलमेर में भूमिगत मीठे पानी की जो एक पट्टी है, जल पट्टी है, और यहाँ इस जो भूमिगत ये जल पट्टी है ना, उसमें एक जगह का नाम है चांदन। चांदन में एक थार का घड़ा, यानी पोखरण के आसपास ये जगह है जहाँ चांदन नलकूप या जिसको थार का घड़ा कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो कुएं हैं उनमें बहुत मीठा पानी पाया जाता है। मोहनगढ़, ये रीजन इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि यहाँ सरस्वती नदी होने के पीछे एक कारण बताया जा रहा है। यहाँ जो घास होती है ना इस मोहनगढ़ में, इस जो लाठी सिरिंज पर है, उसमें करड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरात इंपॉर्टेंट है, सुगनी इंपॉर्टेंट है। सुगनी पिछली बार पूछी गई थी। सेवन घास इंपॉर्टेंट है जो गोडाउन की प्रजनन स्थिति है, यानी इसमें बैठ के अंडा देती है। प्रोजेक्ट सरस्वती की बात कर लेते हैं। IOC व ONGC द्वारा सरस्वती नदी को खोजने का अभियान चलाया गया था। जलपट्टी और मीठे जल का स्रोत होने के पीछे एक कारण जो बताया जा रहा है कि सरस्वती नदी है वो मिथ्या नहीं वास्तविकता को प्रदर्शित करती है, और सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है ना, वो केस वाल्दिया समिति ने 2016 में दी थी, 26 नवंबर को। लेकिन इसके बारे में अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, फिर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो फिर क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाना है। इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट ये है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाड और रन क्या होते हैं और प्लाया झीलें क्या होती है। टाड और रन प्राकृतिक होते हैं, और जो प्लाया होती है वो कृत्रिम झीलें होती है। किस तरीके से कृत्रिम होती है, मान लीजिए इस तरीके से कोई जमीन है जिसमें इस तरीके से ढलान और आगे की तरफ ऐसे खेत बना हुआ है, तो यहाँ जब बारिश होती है तो आपको पता है पानी चल चल के यहाँ आएगा और इस तरीके से यहाँ एक झील का रूप ले लेगा, और झील का रूप ले लेगा तो एक कृत्रिम झील बन जाएगी और इसको प्लाया झील कह देंगे। एक ही लगभग चीजें हैं। देखो, बालू का जो स्तूप होते हैं ना, उसमें प्लाया कृषि की जाती है और इन झीलों के सूखने पर कृषि की जाती है, और ये उच्च लवणता वाली होती है। सैलाना झील होती है, और बालू का स्तूप अस्थायी और दलदली होती है। देखो, प्लाया झील पालीवाल ब्राह्मणों के कारण जैसलमेर में कहा जाता है, और टाडोरन यानी बाड़मेर में नाम है, और लेकिन सेम ही काम है। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से जब ऊंचा टीला होता है दोनों साइड और बीच में जब ये झील का रूप ले लेता है ना, तो पानी सूखने के बाद यहाँ जो खेती की जाती थी काफी बड़ा एरिया हो जाता था। आप ऐसे मत सोचिए कि ये जो नोटबुक में बना हुआ इतना एरिया, काफी बड़ा एरिया हो जाता जिसमें लगभग कई लोग आराम से कृषि खेती वगैरह कर सकते थे, जिनके यहाँ खेत होते थे। उसके बाद उनका जो गुजारा है वो चल सकता था। तो अगर देखा जाए तो जोधपुर के बारे में इनके जो उदाहरण है वो बाप और लावा झील के रूप में है। बाप और लावा झील के, बाप जगह का नाम है, बाप बोल्डर्स बहुत फेमस जगह का नाम है। राजस्थान में जोधपुर में ये बाप बोल्डर्स काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको पता है पुराने जो बहुत ही प्राचीन काल के कई पत्थरों के अवशेष वगैरह यहाँ मिले हुए हैं। बाड़मेर में ये थोब में पाए जाते हैं, जैसलमेर में ये पोखरण और बाखरी और बिरमसर में पाए जाते हैं। पोखरण बहुत बार पूछा जा चुका है, बाखरी भी
वर्ड आया था एक बार कि टाड और जो यहाँ पे प्लाया जिले हैं उनमें निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ ये पाए जाते हैं, तो उसमें भाकरी आंसर सही माना गया था। चूरू की बात कर लेते हैं, तो चूरू में आपको ताल छापर और पणिहारी या परिहारी, चूरू में ताल छापर काफ़ी फेमस है। नागौर में बात करें तो नावा और डीडवाना झील इसी के उदाहरण है, और जयपुर में बात करें तो सांबर झील भी प्लाया झील का ही एक उदाहरण है। आगे देखें तो बाप बोल्डर्स में बात कर लेते हैं जोधपुर में, तो बाप में जो बोल्डर्स पाए गोल चिकने, मैंने कहा पत्थरों का जमाव होने के कारण बाप बोल्डर्स, और उनको बहादुरा बोल्डर्स भी कहते हैं। आकुलुड फॉसिल पार्क की बात कर लेते हैं, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू उद्यान है, समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले। ये जुरेसिक काल के प्रमाण है, जो वनस्पति के अवशेष जो यहाँ पे मिले ना वो कौन सी वनस्पति के हैं, जुरेसिक काल के हैं। डायनासोर के प्रमाण भी मिले हैं फतेहगढ़ में, जो जैसलमेर में डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण भी मिले हैं। और गैस के पिंड कहा जा रहा है कि कुल मिला के उस टाइम क्या हुआ था कि गैस के पिंड बन गए थे और वापस जब गिरे तो डायनासोर उनके नीचे दब दब के मर गए थे। कहने का मतलब तो ये है, यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बना भी रखा है। इस तरीके से क्या हुआ कि जब लावा निकला तो लावा ऊपर जाकर के उसकी गैस बनी, गैस के उसके बाद गोले बने, और गोले बनने के बाद वो वापस मिट्टी और गोले जब आके नीचे गिरे तो ये देखो डायनासोर बना रखा है, डायनासोर के ऊपर विलुप्त होने का एक तरीका बना रखा है। समझने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। गैस व लावा यहाँ देखिए जमा हुआ, फिर उसके बाद आग्नेय चट्टानें बनी, उनका प्रमाण हुआ। कायलाना झील जो जोधपुर वो काफी फेमस हुई थी कि भारतीय सेना ने यहाँ पे कायलाना झील में एक्सरसाइज की थी, और एक पैरा कमांडो अंकित गुप्ता थे, उनकी अग्नि चट्टान में पैर फंसने की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम का करंट पॉइंट होता है ना, वो यहाँ मेंशन किया गया है। पोखरण की बात कर लेते हैं, तो सैन्य रेंज में परमाणु परीक्षण 2 किए गए थे, 18 मई 1974 को, एक दूसरा 13 और 11 मई 1998 को, जिसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ये देखिए इंदिरा गांधी ने जो पीएम थी ना 1974, ये 1974 वाला इसका जो नाम है वो तो था स्माइलिंग बुद्धा। जो 1974 में जो पोखरण में प्रथम परीक्षण किया गया था ना परमाणु का, वो तो था स्माइलिंग बुद्धा। और जो 13 अगस्त को जो 1998 में किया गया था ना, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए टेक्नोलॉजी डिजिट को बात करते हैं। बालूका स्तूपों के मुक्त क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र बनते हैं। देखिए यहाँ हमादा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन अवसादी चट्टानों के कारण यहाँ कोयला और चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है जब हमादा क्षेत्र की बात करते हैं। और ये देखिए पोखरण, फलोदी और बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है, इनके बीच में जो एरिया है ना वो अपने पास हमादा क्षेत्र का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा था आगे आपको डायग्राम वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को बता रहा है। नोट माता का जो मंदिर है उसको रुमाल वाली माता भी कहते हैं। सैनिकों की कुल देवी है, थार की वैष्णो देवी है। तेल का कुआं, प्राकृतिक गैस का उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित, और इसका जो संचालन और रख रखाव बीएसएफ द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोठारू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इंडिया जैसा पेड़ के समान हीलियम के भंडार मिले हैं, इंडिया जैसा यहाँ पेड़ों के समान पौधे लगाए गए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनू क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। सोनू क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, वर्ड ही नाम इंपॉर्टेंट है। ये तो सोनू जो क्षेत्र है ना वो जैसलमेर में चूना पत्थर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं पचपदरा की। अब तो इस रिफाइनरी में भी थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन परसेंटेज है उतना ही अभी भी। पचपदरा में रिफाइनरी की बात करें तो एचपीसीएल द्वारा 74% और राजस्थान द्वारा 26% है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन इनका ऐसा रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया है, ये एचपीसीएल का, और ये अपने पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका 74 और राजस्थान का 26% है। ऐसा कैसा बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान की वर्तमान में सबसे बड़ी जो ये परियोजना है वो चल रही है। महान मरुस्थल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी हब है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयले का उत्पादन, ग्रीन एनर्जी हब और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत बड़ा यहाँ पे एक क्या है एनर्जी का हब बन चुका है। चूना पत्थर की बात कर लेते हैं, तो चूना पत्थर है ना वो केमिकल ग्रेड का और सीमेंट ग्रेड का सोनू जैसलमेर में पाया जाता है। इसीलिए इन दोनों के पाए जाने के कारण ही भविष्य की सीमेंट नगरी कहते हैं जैसलमेर को, याद रखना है। जैसलमेर को भविष्य की क्या कहते हैं, जैसलमेर को भविष्य क्या कहते हैं, सीमेंट नगरी कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। यहाँ किस तरीके का प्रकार लिख रखा है, देखिए ये हमादा जो पथरीला मरुस्थल होता है ना वो पाया जाता है पोखरण, फलोदी और बालोतरा में। जो रेग होता है ना, रेग वो होता है पथरीला ही होता है, लेकिन उसमें कंकरीला होता है, और ये मिश्रित मरुस्थल का एक उदाहरण होता है जो हमादा के चारों ओर का भाग होता है। मतलब देखिए ये तो पथरीला हो गया, लेकिन अब अचानक पत्थर के बाद रेत तो नहीं आ सकती, तो यहाँ जो कंक्रीट और बाकी जो मिट्टी और कंक्रीट का जो मिलाव होता है ना उसको कहते हैं अपन रेग। और जो इर्ग होता है ना, इर्ग वो सिर्फ रेतीला होता है, और ये संपूर्ण राजस्थान में लगभग पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमादा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है, बालोतरा, बाड़मेर, पोखरण और फलोदी, इनके बीच का जो एरिया है ना पूरा ही पथरीला है। ठीक है, लघु मरुस्थल की बात कर लेते हैं, तो कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक चट्टानी मरुस्थल से निर्मित झीलें होती है, और जो ये झीलें होती है ना इनको बोलते हैं बालसन झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ पहाड़ी और बीच में जो झील बनती है ना उसको बालसन झील बोलते हैं।
आगे देखिए, थड़ी क्या होती है, बहुत बार पूछा गया, अभी पूछा गया था रीट में, थड़ी तो अभी पूछा गया था कि मरुस्थल भूभाग में जो निम्न भूमि होती है ना, वो थली कहलाती है। और मरहो क्या होता है, रेत के टीलों पर मिट्टी का लहरदार जो जमा होता है ना, मरहो क्या होता है, रेत के टीलों पर जो मिट्टी का लहरदार जमा हो, एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से वो फिसलने वाली जो मिट्टी बनती है ना, कि जो लहरदार बन रखी है, उसको बोलते हैं मरहो। मरहो के बाद बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल में थार का मरुस्थल है, उसकी पश्चिमी सीमा बता दी थी 0, और जो पूर्वी सीमा बता दी थी अपन को 50 सेंटीमीटर की, जो मैंने बता दी थी वर्षा रेखा वाली। महान मरुस्थल में यहाँ शुष्क मरुस्थल है जो 0 सेंटीमीटर 25, और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाली भी बता दी थी कि 0 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। आज हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से पहला भौतिक प्रदेश है जो अपने पास पश्चिमी मरुस्थल है, उसके बारे में, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में अपन ने स्टडी की। अब जो नेक्स्ट वाले और जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में भी नेक्स्ट में जल्दी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग इसी तरीके से टीसी को अपना प्यार स्नेह और सपोर्ट दिखाते रहिए, अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए, अपने राजस्थान और इंडिया को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन इंडिया, क्लीन राजस्थान बनाने के लिए लगे रहिए। अपने आसपास जितना हो सके उतना छोटा छोटा योगदान देते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए टीसी का शो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।